इसमें का जो पार्ट 1 था वो हम लोग देख चुके थे, क्या क्या अवधारणाएं थी, किस प्रकार से सारे कार्य किए जाते थे। क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो भारतीय विद्वान हैं आर्यभट्ट को। ठीक, आर्यभट्ट को देखेंगे। देखिए आर्यभट्ट सर्वप्रथम प्राचीन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य स्थिर है। सूर्य ग्रहों का चक्कर नहीं लगाता बल्कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है आर्यभट्टियम। इनकी महत्वपूर्ण रचना में आर्यभट्टियम है। आर्यभट्टियम और में एक श्लोक है और उस श्लोक में जो पृथ्वी की परिधि है वो लगभग बताई गई है 1050 योजन। क्लियर। तो आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी की परिधि को 1050 योजन बताया था, यानी कि लगभग कुछ 13,000 किलोमीटर के आसपास ये आता है, जो कि वास्तविक जो आज हम कितना जानते हैं पृथ्वी की जो व्यास है पृथ्वी का, ठीक ना, वो कितना है 12,756 किलोमीटर। तो उसके काफ़ी पास में पहुंचता है। ठीक। इसके बाद अगले विद्वान जो आए थे वो थे वराहमिहिर। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, है ना। लगभग इनका टाइम पीरियड 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का रहता है, उससे भी कुछ ज़्यादा लगभग में। तो वराहमिहिर है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, उन्हीं के दरबार में थे। उन्हीं के दरबार में कालिदास भी थे, है ना। एक और विद्वान आपको मिलेंगे, इनसे भी पहले सबसे पहले समझ लीजिए उनको, जिनको कहते हैं चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। ठीक। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक राज्य के संबंधों की विवेचना की गई थी। किसमें? अर्थशास्त्र में। चाणक्य यानी कि कौटिल्य इनकी पुस्तक है, मतलब कौटिल्य भी इनको कहा जाता है। इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ठीक ना। तो उसमें किस प्रकार से राज्य को चलाना चाहिए, किस प्रकार से राजनीतिक संबंध होने चाहिए, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की सेना, मतलब सब कुछ बेहतरीन तरीके से बाकायदे उसमें बताया गया था, ठीक ना। ये समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्यन एम्पायर में। क्लियर है। तो वराहमिहिर की बात हम लोग यहाँ से करेंगे। वराहमिहिर की जो पुस्तक है वो है पंच सिद्धांतिका। जो प्रमुख है वो पंच सिद्धांतिका है। इसके अलावा बृहद संहिता, बृहद जातक, बृहद जातक और लघु जातक आदि इनकी ही रचनाएं हैं। किनकी? वराहमिहिर की रचनाएं हैं, है ना। वराहमिहिर ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी की छाया के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी की छाया के कारण चंद्र ग्रहण लगता है, बताने वाले विद्वान वराहमिहिर थे। वराहमिहिर ने ग्रहण को अशुभ बताया था। वराहमिहिर का कहना था कि ग्रहण अशुभ होते हैं। तो ग्रहण जो लगते हैं उनको दो भागों में इन्होंने बांटा। इन्होंने कहा कि जो मार्च अप्रैल में जो ग्रहण लगता है उससे बारिश अच्छी होती है, ठीक। लेकिन जो नवंबर दिसंबर में जो पौष का जो ग्रहण लगता है वो काफ़ी अशुभ होता है। मार्च अप्रैल में ग्रहण लगता है तो बारिश अच्छी होती है
और नवंबर दिसंबर में, खास करके पौष में, पौष यानी कि दिसंबर माह में अगर ग्रहण लगता है तो वो अशुभ होता है, और दिसंबर में लगने वाले ग्रहण से अकाल पड़ता है। ये कहना था किसका? वराहमिहिर का। क्लियर है? तो एग्जाम में पूछता है, आपको इतनी सारी चीज़ें जो है कि याद रखनी है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, ये अन्य रचनाएं हैं। पंच सिद्धांतिका प्रमुख है। ग्रहण के बारे में इन्होंने अपनी चीज़ बताई थी। ठीक, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, पंच सिद्धांतिका में इन्होंने पृथ्वी का जो व्यास है वो 1008 योजन बताया था। 1008 योजन के लगभग इन्होंने बताया था। ठीक ना? और इन्हीं के पास मतलब आर्यभट्ट से कुछ कम है, लेकिन 13,000 किलोमीटर के आसपास इनका भी लगभग पहुंचता है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्लियर है ना इतना? इसके बाद जो अगले विद्वान आते हैं वो आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल रचनाओं को रचा था। इनकी रचनाएं हैं प्रमुख। सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल भास्कराचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने सूर्य और पृथ्वी की गतियों के बारे में भी बताया और सौरमंडल पर भी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। क्लियर? तो इस तरीके से आर्यभट्ट, ठीक, चाणक्य, वराहमिहिर और भास्कराचार्य, ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने रचनाओं को दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ें बताई हुआ हमने आपको बता दिया। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं पुराणों में, शास्त्रों में, है ना। जैसे कि पुराणों में देखने को मिलता है कि जो पूरा का पूरा हमारा आज हम विश्व है, विश्व के 7 महाद्वीप हैं, तो पुराणों में भी अलग अलग महाद्वीपों को अलग अलग नामों से बताया गया था, जाना गया था। क्लियर ना? तो उन महाद्वीपों को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना करके देख लेंगे कि किस भाग को क्या कहा गया था, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात नहीं थी। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल किए गए थे। ठीक ना? तो देख लो उसको थोड़ा सा। देखिए, तो ये एक छोटा सा विश्व का मैप है, इसको समझते हैं। इसमें ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है जिसमें कि हिंदू कुश पर्वत और मेरू पर्वत को बताया गया था, इसको बोलते थे जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप को ऋषि मुनियों की भूमि बताया गया था। इसके अलावा इस वाले पार्ट को, जो चाइना, जापान और कुछ रूस का भाग है, इसको पुष्कर द्वीप बताया गया। पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप को राक्षसों का देश कहा जाता था, जहां आत्माओं का हनन हो जाता है, यहाँ के लोग बहुत ही बुरे होते हैं, तो उसको पुष्कर द्वीप। चाइना वाले आज भी क्या है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, थोड़े खतरनाक टाइप के इंसान है, किसी को भी खा जाते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। कभी जाना तो बड़ा ध्यान से रहना वहाँ पे। तो उस ज़माने के लोग भी जानते थे कि उधर के लोग जो है नालायक है, वो राक्षसों का देश है ना। इसके अलावा जो ये वाला इलाका था, इस इलाके को सालमाला द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक ना? सालमाला द्वीप के नाम से जाना जाता था। और ये जो पूरा इलाका था, ये और पूरा ये इलाका, यहाँ से लेकर के ये पूरे इलाके को कुश द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुश द्वीप। ये जो यूरोप का भाग था, ये वाला भाग क्रौंच द्वीप था। क्रौंच द्वीप था। और जो भूमध्य सागर वाला इलाका था, इसको प्लक्ष द्वीप के नाम से जानते थे। प्लक्ष द्वीप कहा जाता था। तो यूरोप वाला जो हिस्सा था वो क्रौंच द्वीप कहा जाता था, भूमध्य सागर का हिस्सा प्लक्ष द्वीप कहा जाता था, और अफ्रीका और अरब का जो ये इलाका था, ये कुश द्वीप के नाम से जाना जाता था। और जो ये वाला किनारे वाला भाग था, इसको सालमाला द्वीप के नाम से। और जो ये वाला इलाका था, इस वाले यानी कि दक्षिण एशिया के इलाके को शक द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये क्या था? शक
द्वीप था, तो ये चीज़ें थी, ठीक ना। तो देखिए जम्बू द्वीप 1, पुष्कर द्वीप 2, ठीक, शक द्वीप 3, सलमाला द्वीप 4, कुश द्वीप 5, प्लक्ष द्वीप 6 और क्रौंच द्वीप 7 द्वीपों को बताया गया था पुराणों में, ठीक ना, जो इस प्रकार से थे। जम्बू द्वीप ऋषि मुनियों की भूमि समझा जाता था, जहाँ पर 3 प्रकार के पर्वत आकर के मिलते थे। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, यहाँ पर श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका को मिलाते हुए एक जो पामीर पर्वत है ना, पामीर का जो पठार है तिब्बत पर्वत, तो यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींची गई थी और इसी रेखा को नादिर के नाम से जानते थे, जिसको कि ये लोग प्रधान मध्याह्न समझते थे। और नादिर को बढ़वानल भी कहा जाता था, बढ़वालन भी इसको कहा जाता था, बढ़वानल, नादिर को ही, ठीक ना। तो ये लोग मानते थे कि श्रीलंका तक खींची गई थी, जो उज्जैन होते हुए यानी कि एमपी होते हुए जाती थी और जाकर कहाँ से शुरू होती थी, पामीर पठार से, और श्रीलंका चली जाती थी। तो इसको लोग जो बढ़वानल कहते थे, नादिर के नाम से जानते थे। तो भारतीय भौगोलिक विचारधारा में इतनी चीज़ें हैं, ठीक ना। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा गया ऋग्वेद में, ठीक है, बाकी सारे सिद्धांत पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन इतना जानना आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से भारतीय भौगोलिक विचारधारा खत्म होती है और आगे हमने आपको बताया हुआ ही है, अलग अलग तरीके से हमने आपको पूरा बता दिया है। तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है इसमें, द्वैतवाद का पोर्शन और द्विभागीकरण बचा हुआ है, ठीक है। बाकी पूरा आपका थॉट में हम लोगों ने पढ़ लिया है किसको, यूनान काल, रोमन काल, अंध युग, अरब काल, ठीक है, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन, सोवियत और भारतीय भी हो गया, ठीक है ना। पुनर्जागरण काल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है और एक एक टर्म भी बहुत कुछ हम लोग उसमें थॉट में पढ़ चुके हैं, ठीक। नारीवाद वगैरह जैसी चीज़ें बची हुई हैं, द्विभागीकरण यानी कि डिकोटॉमी भी बचा हुआ है। तो ये सारा कुछ हम लोग क्या कर लेंगे, धीरे धीरे अगले 3-4 क्लासेज में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफिकल थॉट का चैप्टर बंद हो जाएगा, ठीक ना। तो पूरा देखिए, पढ़िए और उसको समझिए, तैयार करिए। क्लियर है।